हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 प्राणी विज्ञान, प्राणी जगत या जंतु जगत के बारे में चर्चा चल रही थी। उसी क्रम में मैंने बताया था कि जंतुओं को या प्राणियों को विभिन्न गुणों के आधार पर कई संघ में वर्ग में बांटा गया है। एक संघ की चर्चा मैंने कल किया था और वो था पोरीफेरा। दूसरा संघ सिलेंट्रेटा देखते हैं, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सिलेंट्रेटा या निडेरिया है। सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं कि इनमें सिलेंट्रान पाया जाता है। इसके बीच में जो शरीर में गुहा होती है, कैविटी होती है, उसको सिलेंट्रान कहते हैं। इसलिए इस संघ के जंतुओं को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। दूसरा, इसको निडेरिया क्यों कहते हैं? तो निडेरिया इसलिए कहते हैं कि इसमें नीडोसील पाई जाती है। नीडोसील मतलब सुई जैसी संरचना। ये देखें आप, ये नीडोसील है। नीडोसील मतलब इसमें सुई जैसी संरचना पाई जाती है। इसलिए इस संघ के जो जंतु होते हैं या प्राणी होते हैं, उनको निडेरिया भी इस संघ को कहते हैं। और सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं कि इसमें सिलेंट्रान गुहा पाई जाती है। आप देखें तो जैसे स्पंज में बताया था मैं पोरीफेरा संघ को, कि ये सभी जो होते हैं वो समुद्र में होते हैं ज़्यादातर। ये भी ज़्यादातर लवणीय जल में होते हैं, समुद्र में होते हैं। कुछ एक उदाहरण छोड़ दीजिए, अपवाद, और सभी लवण में रहते हैं, लवणीय जल में, अर्थात समुद्र में होते हैं। जैसे फाइसेलिया है, अरेलिया है, हाइड्रा है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी पाए जाते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ देखें आप, तो एक विशेषता ये देखें कि इनके जो शरीर पर होता है, क्या होता है कि शरीर में इसमें देखें सममित जो होती है, रेखीय सममित होती है। अभी मैंने बताया था पोरीफेरा को कि वो असममित होता है उनका शरीर। इनका शरीर रेखीय सममित होता है, अर्थात इनको किसी भी प्लेन से इसके शरीर को काटेंगे, किसी भी आधार से काटेंगे, तो आप बराबर दो समान भागों में बांट सकते हैं। इसलिए ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं कि इनका शरीर रेखीय सममिति है, अर्थात किसी भी प्लेन से इनके शरीर को दो बराबर एवं समान भागों में बांटा जा सकता है। एक विशेषता ये भी हो गई, देखिए यहाँ पर एडवांस हो गया कि इनका शरीर का संगठन उत्कीय होता है। अभी आपने पढ़ा था पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में उनका शरीर कोशिका स्तर का होता है। कोशिकाएँ आपस में मिलकर ऊतक नहीं बनाती हैं। यहाँ पर कोशिकाएँ आपस में मिल करके ऊतक बना देती हैं, अर्थात इनका शरीर जो होता है ऊतकीय स्तर का होता है। एक चीज़ और कि इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विकोरकी होता है, द्विस्तरीय होता है। इसके पहले भी आपने स्पंज में देखा पोरीफेरा संघ को, उनका भी शरीर डिप्लोब्लास्टिक था। यहाँ भी डिप्लोब्लास्टिक है, बाहर की तरफ इक्टोडर्म और अंदर की तरफ इंडोडर्म, और बीच में एक लेयर होती है, लेकिन वो मीसेनकाइमा कहते हैं उसको। वो जेलीनुमा पदार्थ की बनी होती है, किसी कोशिका की नहीं बनी होती है, उसको कहते हैं हम मीसेनकाइमा। तो इनका शरीर भी डिप्लोब्लास्टिक होता है। इनमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें नीडोब्लास्ट पाई जाती है, दंश कोशिका पाई जाती है। ये दंश कोशिका है, आप देख लें। दंश कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये निकाल दिया जाए तो इस संघ के जंतुओं के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इनका जीवन दुभर हो जाएगा। क्योंकि ये दंश कोशिकाएं न केवल इनकी सुरक्षा प्रदान करती हैं, शत्रुओं से रक्षा करती हैं, बल्कि ये भोजन को पकड़ने और चलने में भी, गमन में भी मदद करती हैं। इसलिए करती हैं कि इनमें जो ये दंश कोशिकाएं हैं, जब बाहर निकल करके आता है तो अपने शत्रुओं के शरीर में चुभो देता है। और इसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। क्या कहते हैं? हिप्नोटॉक्सिन। ये हिप्नोटॉक्सिन करता क्या है कि यह जो है, जब किसी जंतु के शरीर में पहुंचेगा तो उसे बेहोश कर देगा, और बेहोश करके अपने शत्रुओं को से रक्षा करता है अपना, और अपने जो प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, उनको पकड़ने का भी कार्य करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ कि ये पकड़ने में, भोजन को पकड़ने में मदद, क्योंकि ये जो थ्रेड नुमा धागे नुमा संरचना है, ये लिपट करके अपने भोजन को भी पकड़ने के, शिकार को भी पकड़ने का कार्य करता है। और गमन में कैसे? तो ये जो थ्रेड है, किसी में वो चिपचिपा होता है, तो किसी ठोस आधार से चिपक करके चलने में भी, गमन करने में भी मदद करता है। इस प्रकार दंश कोशिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये निकाल दिया जाए तो इस संघ के जंतु शिकार नहीं कर पाएंगे, ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, गमन में भी दिक्कत होगी और भोजन को पकड़ने में भी दिक्कत होगी। ये दंश कोशिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सिलेंट्रेटा संघ का एक संरचना है, इसलिए इसको विशेष फोकस किया जाता है, आपको ध्यान देने हैं। दूसरी चीज़ आप देखें तो इसमें जो होती है, ये सिलेंट्रान गुहा पहले ही बताया मैंने कि इनमें सिलेंट्रान गुहा या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, जिसके आधार पर इस संघ के जंतुओं को सिलेंट्रेटा
कहा जाता है। एक चीज़ और देखें कि इनके शरीर में जो ये स्पर्शक है, टेंटिकल कहते हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा का मैंने चित्र बनाया है, तो हाइड्रा में स्पर्शक होते हैं और इन्हीं स्पर्शक के ऊपर ये दंश कोशिकाएं समूह में होती हैं, जिसको बैटरी कहते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो ये दंश कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक संरचना और कि इसमें बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका जो इस समूह के जो जंतु हैं वो दो प्रकार के होते हैं, किसी में 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे मेडूसा, पाली, मेडूसा और पाली। देखिए मेडूसा जो होता है आपका क्या होता है कि मेडूसा एक छत्रक नुमा होता है इस तरह से, ये मेडूसा इस तरह से, ये मेडूसा क्या है, मेडूसा। तो ये मेडूसा एक संरचना है। और एक पालिप होता है। पालिप क्या होता है कि पालिप इस तरह का होता है, ये बेलनाकार होता है। तो जैसे ये हाइड्रा है, पालिप नुमा संरचना है, मेडूसा है, ये छत्रक नुमा संरचना है। किसी जंतु में दोनों संरचना, मेडूसा और ये पालिप दोनों पाए जाते हैं, अर्थात इस संघ के जंतुओं में पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता पाई जाती है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसमें जो पालिप है वो अलैंगिक संरचना है और वो जन्म देता है मेडूसा को, और मेडूसा जो है लैंगिक संरचना है, उसमें लैंगिक जनन होता है और वो जन्म देता है पालिप को। तो पालिप और मेडूसा इसके जीवन चक्र में एकांतर क्रम में आते रहते हैं इस संघ के जंतुओं में, और इसलिए कहते हैं कि इनमें मेटाजीनेसिस पाया जाता है या पेढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इस संघ की विशेषता है, जंतुओं में शायद किसी संघ में नहीं पाया जाता है ये मेटाजीनेसिस। ये जो पीढ़ी एकांतरण है केवल इसी संघ के जंतुओं में पाया जाता है, जिसमें जो 2 या 3 या 4 प्रकार के जो संरचनाएं होती हैं वो संरचनाएं एकांतर क्रम में इसके जीवन काल में आती रहती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म और ये पीढ़ी एकांतरण बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी संरचना है। पीढ़ी एकांतरण में जो इसकी 2 या 3 संरचनाएं हैं वो एकांतर क्रम में आती हैं, और बहुरूपता में इसमें 2 से अधिक प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मेडूसा और पालिप कहते हैं। और दंश कोशिकाएं इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, दंश कोशिका, जो कि इसके बिना इस संघ के जंतुओं का जीवन बेकार हो जाता है, निराधार हो जाता है। उसके बिना इनका जीवन दुभर हो जाता है, क्योंकि शिकार नहीं कर पाएंगी, ये अपने शत्रुओं से रक्षा नहीं कर पाएगी, गमन नहीं कर पाएंगे और ये भोजन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये दंश कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसी आधार पर इसको निडेरिया कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ उदाहरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि पुर्तगाली मैन वार ऑफ मैन किसको कहते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव किसको कहते हैं। तो आप पाएंगे कि पुर्तगाली युद्ध मानव ये कहते हैं फाइसेलिया को, चूँकि ये समुद्र में उल्टा जहाज नुमा पड़ा रहता है, जैसे युद्धपोत समुद्र के ऊपर तैरता रहता है, उसी तरह से ये भी तैरता रहता है समुद्र के तल के ऊपर, और इसीलिए इसको पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहते हैं। इसके अलावा अरेलिया, ओरेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, ये सब बहुत ही प्रमुख इसके संघ के प्रमुख जंतु हैं। अब अरेलिया को देखें जेलीफिश कहा जाता है। कभी कभी भ्रम होता है कि जेलीफिश पूछ देता है कि जेलीफिश क्या है, तो आदमी अगर मत्स्य बता दिया मछली है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन नेम है जेलीफिश, जबकि है ये ओरेलिया इसका नाम है। हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप देखते हैं अक्सर इंटर के क्लासों में हाइड्रा के बारे में विस्तृत पढ़ा जाता है। आप इस प्रकार पाएंगे कि ये जो इस संघ के जंतु हैं, निडेरिया संघ है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। इसमें एक और चीज़ छूटा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना कोरल, इससे पत्थर होता है, मूंगा होता है एक प्रकार का, जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। और इस संघ के कुछ जंतुओं द्वारा ये स्रावित पदार्थ है जो कड़ा होकर के एक पत्थर बनाता है, जिसको कोरल कहते हैं, मूंगा कहते हैं। और ऐसे जो जंतु होते हैं उनको कोरल मूंगा कहते हैं, कोरल जंतु कहते हैं, जो इस संघ की बहुत बड़ी विशेषता है। समुद्र में ऐसा होता है, कोरल बनते हैं, बड़े बड़े कोरल रीफ बन जाते हैं, समुद्र में बड़े बड़े चट्टानें बन जाती हैं इस संघ के जंतुओं द्वारा स्रावित होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का बना ये कंकाल होता है। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने सिलेंटेटा या निडेरिया के संघ के जंतुओं के बारे में बताया। फिर अगला टॉपिक, अगला जो संघ है वो होगा